अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है, हम स्टार्ट करने वाले हैं पेपर 2 प्रोग्रामिंग वाला। ठीक है, एएस का पेपर 1 हमारा ऑलमोस्ट मतलब मुकम्मल हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब जो है ना, हम स्टार्ट करेंगे पेपर 2 का कॉन्सेप्ट सारे। ठीक है, आपको मालूम है ना, हमारे इनफैक्ट 4 पेपर्स होते हैं ए लेवल्स के अंदर। ठीक है, हर पेपर की इक्वल वेटेज है ओवरऑल फाइनल ग्रेड की तरफ। 25% आपका पेपर 1, फिर पेपर 2, फिर पेपर 3 और 25% पेपर 4। ये 4 कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे। ठीक है, समझ आ रही है कि नहीं आ रही? फिर इसके बाद जब हम एएस के ग्रेड की तरफ देखते हैं तो पेपर 1 50% वेटेज कैरी करेगा हमारे एग्जाम का, और पेपर 2 50% वेटेज कैरी करता है। इसमें थ्रू आउट डिजाइनिंग वाला पार्ट आता है। अब डिजाइनिंग एल्गोरिदम्स की भी करनी है, प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना है, या उससे रिलेटेड कुछ और इस तरह के जो कह लें एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम स्टडी करेंगे। 8 सेक्शंस हम लोगों ने मुकम्मल किए थे पेपर 1 में, 4 सेक्शंस हैं हमारे किसमें, पेपर 2 में। पेपर 1 को पढ़ने का तरीका क्या है? कॉन्सेप्ट्स लेके मेमोराइजेशन है वो, यहाँ पे कॉन्सेप्ट लेके प्रैक्टिस है वो। जितनी प्रैक्टिस से चीजें याद करनी है, वहां पे बार बार पढ़ के, लिख लिख के, मार्किंग स्कीम्स देख के, नोट्स देख के, वहां से उस तरह से चीजें लर्न करनी है। यहाँ पे लर्न नहीं करनी, यहाँ पे सीखनी है। सीखने का मतलब क्या है? किस तरह से लर्निंग बाय प्रैक्टिस। यहाँ पे चीजें हाथ से, पेन से, कलम से पूरा क्वेश्चंस को सॉल्व करके तब आपने चीजों को क्या करना है, सीखना है। वहां पे डिफरेंट तरीके से आप सीख रहे थे, यहाँ पे डिफरेंट तरीके से आपने सीखना है। बात समझ आ रही है कि नहीं? सो जब हम पेपर 2 की बात करते हैं तो ये क्या होता है, दिस इज प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये कौन सा वाला पेपर है? इट इज प्रोग्रामिंग। अब प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास कितने सेक्शंस हैं? 4 सेक्शंस हैं। लेट मी रिमूव दिस पॉपअप। हमारे पास इसमें कितने सेक्शंस हैं? 4 सेक्शंस हैं हमारे पास। हाउ मेनी सेक्शंस? 4 सेक्शंस हैं हमारे पास इसमें। सेक्शन नंबर मैं वो बता देता हूँ, एल्गोरिथम डिजाइन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेटा टाइप्स एंड स्ट्रक्चर्स। चैप्टर नंबर 3 इज प्रोग्रामिंग। और चौथा है हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये जो सेक्शन, ये जो पूरा हमारा जो कह लें कि पेपर 2 है, ये प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कंप्यूटेशनल स्किल्स इसके अंदर हम लोगों ने सीखनी है। प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कंप्यूटेशनल स्किल्स हम लोगों ने इसके अंदर सीखनी है। जब हम चैप्टर नंबर 9 की तरफ आते हैं तो इसमें हमारे पास मेनली कितने चैप्टर्स हैं? ओनली 2 चैप्टर्स हैं इसके अंदर। एक है एल्गोरिथम्स हैं और दूसरा है कंप्यूटेशनल थिंकिंग स्किल्स। हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 9। टोटल 12 सेक्शंस है, तो ये पेपर 2 का हमारा पहला सेक्शन यानी कि, ठीक है ना, एल्गोरिथम डिजाइन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। 2 चीजें मैं डिस्कस करूंगा इसमें। सबसे पहले एक बेसिक थियोरेटिकल पार्ट है, दैट इज कंप्यूटेशनल स्किल्स, कंप्यूटेशनल थिंकिंग स्किल्स। कंप्यूटेशनल थिंकिंग स्किल्स, दिस इज चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 2 इज एल्गोरिथम्स। ठीक है, आई विल नॉट राइट इट, अभी बाद में हम करेंगे। ठीक है, बाद में हम करेंगे। एक चीज याद रखिएगा, whatever we do currently in the computers, it is always saved in the RAM। हर चीज किस में मौजूद होती है? RAM के अंदर मौजूद होती है। ठीक है, तो आपने एक चीज समझना है, कॉन्सेप्ट ऑफ RAM। ये जहन में हमेशा आपके पास होना चाहिए। कॉन्सेप्ट ऑफ RAM यानी कि मेन मेमोरी। मेन मेमोरी क्या होती है आपके पास? जिसमें मेमोरी यूनिट्स होते हैं। एक मेमोरी यूनिट्स किस किस चीज पर डिपेंड करता है? कंटेंट्स, और दूसरा उसका एड्रेस। कंटेंट्स और दूसरा उसका एड्रेस। कोई भी चीज आप सॉल्व करते हैं तो एवरीथिंग इज केप्ट समवेयर इन दिस कंटेंट्स वाला पार्ट। एड्रेसेस क्या होते हैं? एड्रेसेस आर कॉन्टिगुअस, कंटेंट्स आर रैंडम।
ये कैसा होता है, ये वाला पार्ट कॉन्टेगुअस पार्ट है, ये मतलब 0 0 0 1 0 2 लोकेशंस है ना ये, और यहां पे जो चीज होगी वो हमेशा क्या होगी, रैंडम, मुख्तलिफ जगहों में जाके सेव हो सकती है। कंटेंट्स के अंदर आपके पास मुख्तलिफ चीजें सेव हो सकती हैं। यू कैन स्टोर एड्रेस ऑफ समथिंग, you can store address of something, you can store some data, or you can also store some instructions. समझ आ रही बात है कि नहीं? We are not interested in addresses because it is very difficult for us to memorize the addresses of the data. So that is why we rename them by a user friendly names. हम उनके नाम रखते हैं अपनी मर्जी के जो हमें समझ आते हैं. So instead of calling them with these addresses, we'll keep a name of these addresses. हम इनके नाम रख लेंगे. Whenever addressing some content, हम उनको उनके होगा, in fact यही होगा. लेकिन चूंकि we are not good in dealing with these numbers. As what if I call you with your passport number? It will be difficult for me to memorize the passport number of everyone. मेरी बात understand कर रहे हैं कि नहीं? So it is not user friendly for me to memorize those addresses. A programmer friendly thing is to memorize not to memorize but to understand the concept. If you want to store some data, let's say you want to store your name, for example, आप अपना नाम स्टोर करना चाहते हैं, तो आपको ये कंटेंट्स वाला पार्ट है, ये जो एड्रेस है इसका मैं वेरिएबल में स्टोर कर दूंगा. वेरिएबल का नाम क्या होगा? नेम होगा. तो एक वैसे बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए मेन मेमोरी क्या चीज होती है. मेन मेमोरी में यू कैन कीप दीज 3 थिंग्स. जो स्टेटमेंट्स आप लिखते हैं वो भी किस में होती है? मेन मेमोरी में होती है. स्टेटमेंट्स जो आप लिखते हैं समटाइम लाइक इनपुट कराएं, किसी चीज को आउटपुट कराएं, कोई प्रोसेस करवाएं, कोई लूप लगाएं, कुछ भी जितना भी प्रोग्राम कोड है ना, इट इज ऑलवेज केप्ट इन मेन मेमोरी. इंस्ट्रक्शंस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज इंस्ट्रक्शन? दिस इज प्रोग्राम का कोड. ये क्या है? प्रोग्राम का कोड. प्रोग्राम कोड इज ऑल्सो नोन एज सोर्स कोड. जी किसको? नहीं, ये तो जनरल है ना, ये तो हमेशा उसके साथ ही नंबरिंग तो लगी हुई होती है उसकी. इंडेक्सिंग जब आप खुद से नंबर देते हैं किसी चीज को 1 2 3 करके, ठीक है, उसको इंडेक्सिंग बोलते हैं. ये तो उसकी अपनी मेन मेमोरी का हिस्सा है. ये यूं होता है, ये तो मेन मेमोरी का हिस्सा है, इस तरह से चल रही है ये. ठीक है. वी आर इंटरेस्टेड इन दिस पार्ट एज वेल एज द वेरिएबल्स दैट वी, या आइडेंटिफायर्स भी इसको बोलते हैं. ये जो आपने चूज किया है ना, इसको आइडेंटिफायर्स भी बोलते हैं. If you are entering some text value, you will keep a name such as input. नाम करें तो नेम हो जाएगा. अगर कोई आप इंटीजर वैल्यू डाल रहे हैं तो उसके हिसाब से कोई नम हो जाएगा. ठीक है, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल. तो मेन मेमोरी बेसिकली पता होनी चाहिए. हम बहुत डिटेल से इसको देखेंगे. Whatever you are doing is done in the main memory. Is done in the main memory. मेन मेमोरी का एक और कॉन्सेप्ट भी है कि यू कैन प्रोग्रामिंग का AS में एक और कॉन्सेप्ट भी है कि आप मेन मेमोरी से हट के डेटा कैसे सेकेंडरी स्टोरेज में आप स्टोर करवाते हैं, या कैसे सेकेंडरी स्टोरेज से आप डेटा फेच कर सकते हैं. मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? यूजर इंटरेक्शन के साथ साथ सेकेंडरी स्टोरेज में भी उसका डेटा स्टोर करते हैं. कभी भी आपका जो जनरल प्रोग्राम होता है वो मेन मेमोरी में स्टोर नहीं होता, सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर नहीं होता. इट्स ऑलवेज डूइंग एवरीथिंग विद द मेन मेमोरी. लेकिन अगर मेन मेमोरी में से चीजें उठानी है आपने और सेकेंडरी स्टोरेज में रखनी है तो वो भी हमारा AS में आएगा, लेकिन थोड़ा सा लेटर ऑन. ठीक है. अब ये तो जनरल एक छोटी छोटी खामखा की बातें थी. ठीक है, हम आते हैं किसकी तरफ? कंप्यूटेशनल थिंकिंग स्किल्स की तरफ. जब कभी भी आप कोई मिसाल के तौर पे सॉफ्टवेयर देखते हैं या सॉफ्टवेयर देखते हैं तो सॉफ्टवेयर के अंदर आपको जो कॉम्प्लेक्सिटीज है ना एज अ यूजर वो नजर नहीं आती. आपको सिर्फ फ्रंट एंड का एक्सपीरियंस फील हो रहा होता है. उसी तरह से देखें, पहले तो इस चीज को जरा देखें, कंप्यूटेशनल का मतलब क्या है, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया क्लियर हो. कंप्यूटेशंस परफॉर्म करना. कंप्यूटेशंस मतलब कैलकुलेशंस परफॉर्म करना. किसी चीज को पहले से बताना कि अगला स्टेप क्या होगा. एल्गोरिथम डिजाइन करना अपने दिमाग के अंदर स्टेप्स को डिजाइन करना. जैसे आप मैथमेटिक्स की कंप्यूटेशंस करते हैं तो आपको पता होता है स्टेप नंबर 1 ये है, स्टेप नंबर 2 ये है, स्टेप नंबर 3 ये है, स्टेप नंबर 4 ये वाला है. मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? तो आपको वो सारा सीक्वेंस पहले से पता होता है. Are you getting my point कि नहीं? So when we talk about computational thinking skills, computations का मतलब होता है performing something mathematically, thinking about the next steps,
बिफोर दे आर रिटन, उसको पहले से पता होना कि अगला स्टेप क्या आएगा आपका। तो ये क्या है, ये एक स्किल है। तो स्किल कहाँ से आती है? याद करके नहीं आती, प्रैक्टिस करके आती है स्किल। स्किल हुनर को बोलते हैं ना। जितना जो पुराना मैकेनिक होगा उतना अच्छा होगा कि नहीं, मतलब उसका एक्सपीरियंस ज्यादा हो चुका होगा, उसने प्रैक्टिस ज्यादा की होगी। सिमिलरली इफ यू वांट टू डेवलप सच स्किल्स यू नीड टू प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ। जैसे एक मैकेनिक था, मैकेनिक ने पहले दिन ही इंजन तो ठीक नहीं किया होगा, हो सकता है साल पूरा नहीं किया, हो सकता है 5वें साल जाके क्या बना, वो एक्सपर्ट बना। मतलब उसको प्रैक्टिस चाहिए थी ना। तो शुरू में उसने गलतियां की होंगी कि नहीं की होंगी। बहुत सारे क्लाइंट्स को उसने क्या किया होगा, खराब काम कर लिया होगा, लेकिन उसने उसके साथ क्या किया होगा, सीखा होगा। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? सिमिलरली यहाँ पर भी हम ये स्किल डेवलप करते हुए ये बात आपको कॉन्फिडेंस देना चाहता हूँ कि आप भी गलती करेंगे, ठीक है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप को नहीं आता, या आप एक प्रोसेस में, आप लर्निंग की प्रोसेस में। किसी एक बच्चे ने एक प्रॉब्लम सॉल्व कर ली और दूसरे ने नहीं किया ना, इसका मतलब कतई ये नहीं है कि दूसरे उसको नहीं आता या कुछ भी हो चुका है। वो सीखने के प्रोसेस में चल रहा है, डेवलपमेंट का स्टेज होता है ये। प्रॉब्लम्स का ना समझ आना या इस तरह की कोई भी चीज, ठीक है ना। तो जब हम कंप्यूटेशनल थिंकिंग स्किल्स की बात करते हैं तो वी फोकस ऑन 4 मेन थिंग्स। मैं तो ज्यादा मतलब बातें करूंगा यहाँ पे। उन्होंने खैर 2 चीजों के बारे में मेन डिस्कशंस की है, ठीक है। तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग स्किल्स में they have talked about abstraction, they have talked about decomposition, I will talk about data modeling। डेटा मॉडलिंग भी है। फिर इसके अलावा पैटर्न रिकॉग्निशन भी है। इसके अलावा क्या है, पैटर्न रिकॉग्निशन भी है। व्हेन वी टॉक अबाउट एब्स्ट्रैक्शन, जब हम एब्स्ट्रैक्शन की बात करते हैं, एब्स्ट्रैक्शन क्या चीज है? एब्स्ट्रैक्ट होना। एब्स्ट्रैक्शन इज समथिंग दैट presents you without presenting the complexities in that thing. You see something without complexities. Very best example, a human being. फ्रंट से आप देखते हैं तो हाउ सिंपल ह्यूमन लुक्स लाइक। आप इवन इस पेट को देखें, यू विल जस्ट सी व्हाट, चेस्ट एंड स्टमक। बट अब इसको काटा जाएगा, पूरा स्टमक को काटा जाएगा और ऊपर की जो स्किन की लेयर है हटाई जाएगी, व्हाट विल यू सी? मेनी डिफरेंट ऑर्गन्स, मेनी ऑर्गन्स, एंड एवरी ऑर्गन हैज इट्स ओन कॉम्प्लेक्सिटी। हर ऑर्गन के अंदर आपके देखिए, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, किस तरह से वो एक दूसरे के साथ वो लूप्स बना रही है, लूप्स बना रही है इस तरह से। उसका काम मुख्तलिफ है। कोई बीच में से मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर रहा है, कोई वाटर कंटेंट एक्सट्रैक्ट कर रहा है, कोई पता नहीं बीच में से क्या एक्सट्रैक्ट कर रहा है। हर एक चीज का कितना डीप काम है। बात समझ आ रही है कि नहीं? सो कहने का मतलब क्या है कि एब्स्ट्रैक्शन इज हाइडिंग द कॉम्प्लेक्सिटीज। सो व्हेनेवर अ प्रोग्राम इज क्रिएटेड, व्हेनेवर अ प्रोग्राम इज क्रिएटेड फॉर द यूजर, फॉर द लेमैन, आम आदमी के लिए जब प्रोग्राम बनाया जाता है तो ही इज नेवर गिवन विद द कोड्स। He is shown the program in a very simple way, in a very user-friendly way. Complexities are hidden. Those complexities, software complexities are kept for the programmer. Hardware complexities are kept for the computer itself. वो इसको solve करेगा। समझ आ रही बात है कि नहीं? So एक तो computational thinking skills के अंदर you must know what abstraction is. Then there comes a decomposition. Then comes a decomposition. Decomposition किसको बोलते हैं? अब एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जब आपके पास आता है, अ वेरी बिग प्रॉब्लम आता है, तो पहले आप उसको फिगर आउट करने के बाद उसको छोटे छोटे पीसेस के अंदर क्या करते हैं, तोड़ते हैं, ताकि अ बिग प्रॉब्लम या बिग टास्क इज डिवाइडेड इनटू सब टास्क्स, एंड ईच सब टास्क इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सब टास्क्स until each subtask is a unique set of code, until each subtask is a unique set of code ना बन जाए। बात समझ आई मेरी कि नहीं आई? मतलब एक प्रॉब्लम कंपोनेंट्स की, इन कंपोनेंट में व्हेन मैं एब्स्ट्रैक्शन की बात करता हूं तो इसमें 2 चीजें आती है। एक आती है हाइडिंग द कॉम्प्लेक्सिटीज, दूसरा क्या होता है इसके अंदर, फिल्टरिंग अननेसेसरी इंफॉर्मेशन। लिख लें अपने पास ये, एब्स्ट्रैक्शन इन्वॉल्व्स हाइडिंग कॉम्प्लेक्सिटीज, और दूसरा इसके अंदर क्या चीज होती है,
filtering unnecessary information, filtering unnecessary information. Decomposition किसको कहा था हम लोगों ने? Breaking down of a big problem into sub problems, breaking down of a big problem into sub problems या sub tasks, and each subtask is, if it can be divided into further subtasks, you should divide it, you should convert it, you should decompose it further, so that each subtask is a unique set of code, and each unique set of code is initially written as a source code, and later on उनके नाम रखे जाते हैं. उनको क्या कहा जाता है? वन मॉड्यूल, दूसरा मॉड्यूल, जितने सब टास्क के सारों को क्या कहा जाता है? मॉड्यूल्स. आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि नहीं? एंड लेटर ऑन अगर एक मिसाल के तौर पे सब टास्क को आपने आगे 4 सब टास्क में डिवाइड किया था, वो चारों सब टास्क मिलके, चारों मॉड्यूल्स मिलके अपने किसको रिपोर्ट करेंगे? हायरार्की में ऊपर वाले सब टास्क को. अब ये वाला सब टास्क को जितने भी इसके साथ के लेवल के सब टास्क से वो मिलके फर्दर अपने से ऊपर वाले सब टास्क को क्या करेंगे? रिपोर्ट करेंगे. तो ऐसी प्रोग्रामिंग को मॉड्यूलर अप्रोच ऑफ प्रोग्रामिंग भी कहा जाता है. इससे काम एफिशिएंट हो जाता है. समटाइम कुछ मॉड्यूल्स आपको दिए जा सकते हैं फॉर कोडिंग, समटाइम कुछ मॉड्यूल्स आप कर सकते हैं, कुछ मॉड्यूल्स आप कर सकते हैं, कुछ मॉड्यूल्स आप कर सकते हैं, और लेटर ऑन सारे मॉड्यूल्स को क्या कर लिया जाएगा? फिर कंबाइन कर लिया जाएगा. सारे मॉड्यूल्स को क्या कर लिया जाएगा? कंबाइन कर लिया जाएगा. एएस में हम जिस प्रोग्रामिंग को करेंगे इसको मॉड्यूलर अप्रोच ही बोलते हैं. वैसे तो 4 प्रोग्रामिंग की अप्रोचेस हैं ए लेवल के अंदर, 4 इनको अप्रोचेस को बोलते हैं पैराडाइम्स. देयर आर 4 पैराडाइम्स. वन पैराडाइम इज द वन दैट वी विल डू इन एएस लेवल, मॉड्यूलर जिसका मैंने नाम दिया. जैसे हम जब डिकम्पोजिशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ अ बिग प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स, लिख लें इसका अपने पास. breaking down the main problem into subtasks, breaking down the main problem into subtasks, and each subtask is further divided into, and each subtask लिखें, and each subtask is further divided into subtasks, so that each subtask is a single set of code. So that लिखें ये भी साथ साथ, so that each subtask is a single set of code, so that each subtask is a single set of code, which is later solved or programmed using subroutines. सबरूटीन्स टेक्निकल नाम है जिनका मॉड्यूल्स का. सबरूटीन्स को एएस में कैटेगराइज किया जाता है. प्रोसीजर्स बोलते हैं इनको, या इनको फंक्शंस कहा जाता है, या प्रोसीजर्स बोलते हैं इनको, या फंक्शंस कहा जाता है. ठीक है बात के नहीं? यहां तक समझ आ रही कि नहीं? क्लियर हो गया? प्रोग्राम क्या चीज होती है? प्रोग्राम क्या चीज होती है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट विच परफॉर्म्स सम टास्क. लिख ले अपने पास.
combination of instruction or statements for processor combination of instructions or statements for processor to perform some task. समझ आ रही है? To perform some task. मॉड्यूल का मैंने क्या बताया? ये है यूनिक सेट ऑफ कोड, यानी कि हर एक मॉड्यूल का क्या होगा? सेपरेट कोड. हर एक मॉड्यूल का क्या होगा? सेपरेट कोड होगा, सेपरेट प्रोग्राम कोड होगा, ताकि आपको अल्फाज थोड़ा अभी फेमिलियर होना शुरू हो जाए. हर मॉड्यूल क्या होगा? इट विल बी अ यूनिक सेट ऑफ कोड या सेपरेट प्रोग्राम कोड होगा इसका. ठीक है ये बात कि नहीं? यहां तक सबको समझ आ रही है? तो प्रोग्राम क्या था? ये वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो एक दूसरे से मैच कर रही होती हैं प्रोसेसर को, ताकि समझा सके कि यार आपने क्या काम करना है. ठीक है, और वो काम किसके साथ मिलके करता है? मेन मेमोरी के साथ, यानी रैम के साथ मिलके ये काम करता है. जी जी हाँ, वो भी मॉड्यूलर थी. पहले जो पिछली क्लास में IGCSE में गया था वो भी मॉड्यूलर थी वो. ठीक है. प्रोग्राम जनरल उस चीज को बोलते हैं. सोर्स कोड किसको कहा जाता है? जो स्टेटमेंट्स लिखी होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? सोर्स कोड बोलते हैं. इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस या फॉर द प्रोसेसर टू परफॉर्म सम टास्क. सोर्स कोड क्या चीज होगी? द प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस और स्टेटमेंट, द प्रोग्रामिंग ये लिखे मल्टीपल स्टेटमेंट्स. सोर्स कोड के लिखे मल्टीपल स्टेटमेंट्स multiple statements following some syntax. Multiple statements following some syntax to perform a task is known as source code. Is known as source code. हमेशा याद रखें, हाई लेवल लैंग्वेज हमेशा सबसे पहले किसके पास जाता है? किसके पास जाता है? ट्रांसलेटर के पास. ट्रांसलेटर उसको किस में कन्वर्ट करता है? किस में कन्वर्ट करता है? मशीन कोड में. मशीन कोड इज अंडरस्टैंडेबल बाय प्रोसेसर. अंडरस्टैंडेबल बाय प्रोसेसर. प्रोसेसर क्या करता है? परफॉर्म्स द टास्क्स assigned by the statements. क्या करता है? वो टास्क परफॉर्म करता है जो स्टेटमेंट्स ने उससे करवाने होते हैं. ठीक है, तो करेक्टनेस किसकी होनी चाहिए? प्रोसेसर की या आपकी स्टेटमेंट्स की? स्टेटमेंट्स की करेक्टनेस होनी चाहिए. प्रोसेसर तो जो भी लिखेंगे उसको तो एग्जीक्यूट कर लेगा. प्रोसेसर को तो नहीं पता कि आपने मल्टीप्लाई करना था तो आप उसकी जगह प्लस का निशान लगाए हैं. प्रोसेसर तो आपको प्लस करके दे देगा. तो लॉजिक किसने बनानी है? आपने खुद बनानी है. समझ आ रही बात है कि नहीं? सो दिस इज सोर्स कोड. इसके बाद जब हम बात करते हैं किसकी? डेटा मॉडलिंग की. आफ्टर दैट व्हेन वी टॉक अबाउट व्हाट, किसकी बात करते हैं? डेटा मॉडलिंग की. डेटा मॉडलिंग की बात करते हैं. आपको एब्स्ट्रैक्शन समझ आई?
कॉम्प्लेक्सिटीज को हाइड करना, मेकिंग थिंग्स लुक सिंपल, ठीक है, प्रोग्राम कोड बनाना, ठीक है, मेकिंग यूजर फ्रेंडली प्रोग्राम्स, ठीक है, दिस इज पार्ट ऑफ व्हाट, एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। डिकम्पोजिशन में क्या होता है, ब्रेक डाउन करना, ठीक है, इस अंदाज में ब्रेक डाउन करना कि जिससे क्या हो जाए, हर कॉम्प्लेक्स टास्क छोटे छोटे टास्क में डिवाइड होता है ना, तो जरा आसान आसान चीज बन जाती है, ठीक है। अच्छा, डेटा मॉडलिंग, व्हेन वी टॉक अबाउट डेटा मॉडलिंग, डेटा मॉडलिंग में क्या चीज आती है, इसमें आता है सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, डेटा को क्या करना, ऑर्गेनाइज करना, उसके सेट्स बनाना, इस तरह के सेट बनाना जिससे पता चले कि ये डेटा किस फैमिली को बिलोंग कर रहा है, इसके ऊपर किस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। उमामा, ऊपर एएस का बच्चा भी गया, उसको जरा कहना क्लास लें, इंपॉर्टेंट क्लास है। एएस का एक स्टूडेंट गया है ना, इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा, डेटा मॉडलिंग में क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा। अच्छा, ये ऑर्गेनाइजेशन और जो एनालिसिस है वो क्या चीज है। जब आप एनालिसिस की बात करते हैं, एनालिसिस में आ जाता है उसकी डेटा टाइप्स, क्या आ जाती हैं उसकी डेटा टाइप्स, कौन सी वाली हैं। अब जब आप डेटा टाइप की बात करते हैं, डेटा टाइप आप लोगों ने डेटाबेस में किसी हद तक आपने क्या किया हुआ है, पढ़ा हुआ है, ठीक है कि नहीं। डेटा टाइप्स में क्या आता है, इंटीजर, रियल, स्ट्रिंग, डेट, बुलियन, कैरेक्टर, समझ आ रही कि नहीं आ रही, एक्सेट्रा। ये कौन सी वाली डेटा की टाइप्स हैं, ये कौन सी वाली डेटा की टाइप्स हैं जो पहले से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर गिवन होती हैं। फिर ऐसी आती हैं जो हमें नहीं पता, जो हमने खुद डिजाइन करनी होती है, जो हमने खुद डिजाइन करनी है। ये ऑलरेडी क्या है, गिवन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज गिवन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो गिवन आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन नॉट every problem of the world can be solved using these few data types. So sometimes you need to create your own data type as well. In databases you never created your own data type. In programming you can create your own data types. उनको कहा जाता है, ये है गिवन, समझ आ रही कि नहीं, ये कौन से वाले हैं, गिवन है। बिल्ट इन कहा जा सकता है इनको कि नहीं, कहां से यूजर ने डिफाइन कर लिया ये निकम्मे, तो इनका नाम क्या है, बिल्ट इन डेटा टाइप्स। ये पहले से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर गिवन है। जो दूसरी है वो कौन सी वाली होंगी, यूजर। अच्छा, इसमें यूजर कौन है भला, आम आदमी है या आप हैं, प्रोग्रामर है। आम आदमी को क्या पता डेटा टाइप क्या होती है, समझ आ रही मेरी बात की कि नहीं। एक होती है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। तो आप अपना प्रॉब्लम देख के बताते हैं कि कहां पे मुझे बिल्ट इन इस्तेमाल करना है और कहां पे मैंने अपना डेटा टाइप क्रिएट करना है, ठीक है। ये हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि नहीं। कोई कंफ्यूजन है इसमें। जैसे ये बिल्ट इन डेटा टाइप्स थे और यूजर डिफाइंड डेटा, इनकी तो बहुत बड़ी ही डोमेन है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स की। कौन कौन सी वाली हैं, कौन से हैं जी, A2 वालों, रिकॉर्ड है, क्लासेस हैं और अरेज हैं और सेट्स हैं। वही क्लास की जो इंस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट होती है, ठीक है। क्लास एक डेटा टाइप है, ठीक है। सेट्स हो गया और
इस तरह ना बहुत ही बड़ी लाइन आ जाती है, इस तरह बहुत बड़ी लाइन आ जाती है, हम उसको ज़्यादा नहीं जाते। इवन इसके अंदर इस तरह के डेटा टाइप्स भी आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स। कौन से डेटा टाइप्स? एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स। मैं दो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स के नाम लिखता हूं, क्यू और स्टैक। क्यू किसको बोलते हैं? लाइन को। आप जब डेटा उसमें फीड करते रहते हैं तो डेटा के किसी भी जगह से आप एक्सेस नहीं कर सकते उसको, यू कैन ओनली एक्सेस फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द क्यू। लाइन में लगी हुई बारी सबसे पहले किसकी आती है? जो हेड ऑफ द क्यू में होता है। जो टेल में होगा उसकी बारी सबसे एंड में आई। कोई नया डेटा एंटर होता है तो कहां पे एंटर होगा? हेड पे या टेल पे? टेल पे। अगर रिमूव होता तो कहां से रिमूव होगा? हेड से रिमूव होगा। बात समझ आ रही है कि नहीं? यानी रिमूव होने का मतलब है द डेटा इज प्रोसेस्ड। इफ समथिंग इज प्रोसेस्ड इट विल बी फ्रॉम द टॉप ऑफ द या हेड ऑफ द क्यू, हेड ऑफ द क्यू से। इफ समथिंग इज एडेड इट विल बी एडेड इन द टेल ऑफ द क्यू। टेल की बारी सबसे आखिर में आएगी। जो लास्ट आया वो लास्ट ही एग्जीक्यूट होगा, जो पहले आया वो पहले एग्जीक्यूट होगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। सुना है ना इस तरह? क्यू का कॉन्सेप्ट क्या होता है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। हम लोग इसमें बोलते हैं जो प्रोसेस में पहले आएगा वो पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो क्यू एक ऐसा एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब इसमें आपसे कॉम्प्लेक्सिटीज हाइड की गई हैं। नाम से सिर्फ बता रहा हूं, कॉम्प्लेक्सिटीज हम पढ़ेंगे इसकी कि व्हाई वी कॉल समथिंग एज अ क्यू। क्यू एक काम परफॉर्म कर रहा है। कुछ प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स आप लोग खुद क्रिएट करेंगे, कुछ सिर्फ समझेंगे, कुछ समझेंगे। ये कॉन्सेप्ट्स फिर प्रोसेसर सॉल्व कर रहा होता है। प्रोसेसर के जो ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर होते हैं ना, उसने आपकी जितनी भी स्टेटमेंट लिखी हुई होती है, जो सोर्स कोड आपने लिखा हुआ होता है, उसमें होती है 15-16 लाइनें, या उससे भी ज्यादा हो सकती हैं, 20, 25, 50, 500, 1000 लाइनें, जितनी भी लिखी हुई है अपने कोड के अंदर लाइनें। समझ आ रही कि नहीं? तो ट्रांसलेशन कैसे होती है? जो लाइन सबसे ऊपर लिखी होती है उसकी सबसे पहले ट्रांसलेशन होती है, उसके बाद अगले की, उसके बाद अगले की, उसके बाद अगले की। तो प्रोसेसर भी क्या करता है, जब भी जितने भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा होता है तो उसने क्यू बनाई होती है। प्रोसेसर के पास इस वक्त करने को बहुत से टास्क होते हैं ना, कुछ टास्क उसने पहले करने होते हैं और कुछ टास्क उसने बाद में करने होते हैं। तो वो तमाम जो टास्क हैं जो वो उसने मेन मेमोरी में रखे हुए थे, जरा समझिएगा इस बात को, जो मेन मेमोरी में क्या किए थे, रखे थे, उन सबको वो बारी बारी परफॉर्म करेगा। तो उन टास्कों का जो स्ट्रक्चर है ना, जितने भी टास्क होंगे उन सब का स्ट्रक्चर क्यू की तरह से मेंटेन किया जा रहा होगा। किस तरह से? क्यू की तरह से मेंटेन किया जा रहा होगा। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? जैसे मिसाल के तौर पे बैकिंग स्टोर, आपका जो हार्ड डिस्क ड्राइव था, सारा प्रोग्राम उधर पड़ा हुआ है, सॉफ्टवेयर उधर पड़े हुए हैं। जब आप उसको रन करते हैं ना तो वहां से उठा के कहां पे रखा जाता है? फिर मेन मेमोरी में रखा जाता है। और मेन मेमोरी में एक प्रोग्राम नहीं होता, बताएं एक होता है? नहीं, ज्यादा होते हैं। ज्यादा टास्क अपने पास मेन मेमोरी में लाके होल्ड कर लेता है, क्योंकि जो टास्क परफॉर्म होना होता है ना वो तो प्रोसेसर के पास है, लेकिन बहुत सारे टास्क अपने आप को तैयार रखते हैं ताकि हमारी बारी भी अभी आनी है, वो खुद को रेडी कर लेते हैं। जो चल रहा था, जो रनिंग वाले उसमें स्टेज में था, वो तो चल रहा है, लेकिन बहुत सारे टास्कों ने खुद को क्या किया? तैयार कर लिया। क्या कर लिया? तैयार कर लिया कि अभी हमारी बारी आनी है। वो कमांडो वाली मिसाल याद है ना, वो जो जंप मारने वाली जहाज से, कि नहीं याद? याद है ना कि वो जब जहाज से छलांग मार रहा होगा तो जो मारने वाला है वो तो रनिंग स्टेट में चला गया, बाकी जो लाइन में लगे हुए हैं वो रेडी स्टेट में है। क्लियर है मेरी बात के नहीं? सो क्यू किसको फॉलो करता है? क्यू का जो ऐसा एब्स्ट्रैक्शन है ना इसकी, ये फॉलो करता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को फॉलो कर रहा है। कितार है ये। समझ आ रही है मेरी बात की नहीं? इसी तरह से एक होती है आपकी स्टैक। अब स्टैक, कुर्सियां, कभी आप लोगों ने फौदगी वाले घर में कुर्सियों के ऊपर पाइल बनाया है? तो जब आप एक पाइल आप बनाते हैं तो आप जब एक पाइल बनाने के बाद एक और कुर्सी ऐड करते हैं तो क्या बेस में ऐड करते हैं, टॉप पे ऐड करते हैं? बताएं मुझे। टॉप पे ऐड करते हैं ना। चले और आसान मिसाल देता हूं, शायद आपने ना किया हो ऐसे। आपने बोरियां देखी हैं? बोरियां, एक बोरी के ऊपर क्या होती है? दूसरी बोरी। आपने जब एक और बोरी ऐड करनी है तो बेस में ऐड करेंगे, टॉप पे ऐड करेंगे? रिमूव कहां से करेंगे? टॉप से। कहां से करेंगे? टॉप से ही रिमूव भी करेंगे। आप बेस से तो रिमूव ही नहीं, क्योंकि वजन भारी होगा ना।
तो वो एक उसको क्या बोलते हैं, स्टैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? स्टैक। जो सबसे ऊपर वाली बोरी है वो सबसे आखिर में आई थी, और सबसे नीचे वाली बोरी उसकी बारी सबसे नो लास्ट में आएगी। आई तो पहले थी, बारी कब आएगी? लास्ट में आएगी ना। नाखून निकल क्या था? लास्ट इन फर्स्ट आउट, या फर्स्ट इन लास्ट आउट, लाइफो या फाइलो, ठीक है। लास्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट इन लास्ट आउट, ठीक है। इसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन लास्ट आउट, ठीक है। अलबत्ता ये वाले नाम इस्तेमाल होते हैं। खैर, जब डेटा मॉडलिंग की जाती है, डेटा मॉडलिंग के अंदर वी टॉक अबाउट डेटा का स्ट्रक्चर्स, डेटा स्ट्रक्चर एंड प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर, प्रोग्राम का स्ट्रक्चर। वी डिस्कस अबाउट डेटा स्ट्रक्चर्स एंड वी टॉक अबाउट प्रोग्राम स्ट्रक्चर्स। मैंने आपको कहा था प्रोग्रामिंग के ए लेवल्स में चार तरीकेकार है, 4 मेथड्स हैं प्रोग्रामिंग करने के। उन मेथड्स को पैराडाइम्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैराडाइम्स कहा जाता है। देयर आर 4 प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स। 1 विल बी डन इन योर AS, 3 मोर विल बी डन इन A2। जैसे जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, एक प्रोग्रामिंग पैराडाइम है, उसको बोल मॉड्यूलर का नाम क्या है? इंपरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडाइम। इंपरेटिव के अंदर आप क्या स्टडी करते हैं? मॉड्यूलर अप्रोच। अलग अलग छोटे छोटे टास्क बनाते हैं, उनके नाम रखते हैं, उन सबको कनेक्ट करके एक बड़ा सा प्रॉब्लम बन जाता है, ठीक है। एक इंपरेटिव। दूसरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तीसरा लो लेवल प्रोग्रामिंग, असेंबली लैंग्वेज की बात कर रहा हूं। एवरी टास्क कैन बी परफॉर्म्ड यूजिंग असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। चौथा ये हाई लेवल है, ये दोनों हाई लेवल है, ठीक है। डिक्लेरेटिव उससे भी हाई लेवल है। डिक्लेरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इस्तेमाल होती है। ये बिल्कुल डिफरेंट डोमेन है, बिल्कुल डिफरेंट चीज है। अलबत्ता इंपरेटिव, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और लो लेवल जोन सी है, ये लो लेवल तो असेंबली लैंग्वेज है, ये दोनों हाई लेवल के अंदर आ जाती हैं, ठीक। सॉरी, डिक्लेरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इस्तेमाल होती है। A2 का सबसे आखिरी टॉपिक है ये, ठीक है। ये आ जाती है बात किसकी? डेटा मॉडलिंग की। फिर जब हम बात करते हैं किस चीज की भला? पैटर्न रिकग्निशन की। व्हेन वी टॉक अबाउट व्हाट, हम पैटर्न रिकग्निशन की जब बात करते हैं, हम पैटर्न जितने भी कुछ एल्गोरिदम जिस तरह के होते हैं जिसमें हमें मालूम होता है कि हम चीज़ों को किस तरह से एग्जीक्यूट करें, जैसे कुछ एल्गोरिदम्स हैं उनके ऊपर सेम टास्क अप्लाई किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल असेंडिंग ऑर्डर में किसी चीज़ को क्या करना? ऑर्गेनाइज करना, असेंडिंग ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करना। या फॉर एग्जांपल आप एक स्क्रीन की तरफ देखते हैं, एक सारे पिक्सल्स हैं, इन्वर्ट करना सारे पिक्सल्स को, तस्वीर नहीं होती। अगर किसी ने इशारा यूं किया हुआ है, आप एडिट पे जाते हैं, उसको क्या करते हैं, कुछ करते हैं तो वो यूं तस्वीर बन जाती है, इन्वर्ट बोलते हैं उसको। अब क्या होता है, हर पिक्सल क्या करता है, एक जगह चेंज कर लेता है अपनी। तो एक पैटर्न रिकग्नाइज किया और वो सारे पिक्सल्स पर अप्लाई कर दिया। क्या ख्याल है? तस्वीर में मैं आपकी तरफ देख रहा हूं, इन्वर्ट करके क्या हो जाएगा, फिर वो उस तरफ चला जाऊंगा मैं। क्लियर हो रही है मेरी बात के नहीं? तो मतलब हर पिक्सल के ऊपर एक ही फिनोमेना, जो पिक्सल पहले उस तरफ देख रहा था, अब वो पिक्सल स्क्रीन पर उधर आ जाएगा, जो इधर था वो उधर आ जाएगा, जो इधर थे वो उधर चले जाएंगे। यानी कि एक पैटर्न है सारे पिक्सल्स में रोटेशन का। क्लियर हो रही है मेरी बात के नहीं? सो पैटर्न रिकग्नाइज भी हम लोग करते हैं। अगर किसी प्रोग्राम में प्रॉब्लम में पैटर्न्स दिखने लग जाए ना, हम उन पैटर्न्स को समझ के ना उसके ऊपर एक एल्गोरिथम बनाते हैं और वो सारों के ऊपर इंप्लीमेंट कर देते हैं, ठीक है। कल जो सा है प्रैक्टिकली चैप्टर आगाज करेंगे, ठीक है। अभी बेसिक्स थी सारी।